अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज की हमारी डिस्कशन इंग्लिश ऐसे के ऊपर ही है और हम थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर मेनली बात करेंगे। और हम ये देखेंगे कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। थीसिस स्टेटमेंट में बेसिकली कोई भी जो ऐसे आएगा उस टॉपिक के, उस इशू की आइडेंटिफिकेशन है और उसके बाद आपकी उसके मुताबिक क्या अप्रोच है, ये एक चीज़। सिर्फ उसके अंदर दो ही चीज़ें शामिल हैं। ये बिल्कुल सिंपल और सादा सी बात है कि आपने तीन से चार, चार से पाँच लाइनों के अंदर अपने ऐसे की डोमेन को सेट करना होता है कि यार जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसके अंदर मुझे जो भी टॉपिक के अंदर समझ आई है वो ये वाला इशू था और मेरी अप्रोच उसके मुताबिक ये वाली है। इसको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट को हमेशा सिंपल होना चाहिए और बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी, किसी भी किस्म की वो जो बाइस्ड नेचर है ना वो ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। और कोई ऐसी जनाब ना मेन डिस्कशन, जनरल डिस्कशन जो है ना वो इसके अंदर होती है। तीन से चार लाइनों के अंदर की बात है ये। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर थीसिस स्टेटमेंट बनती ही नहीं है, जो मिसाल के तौर पे जो लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनती। और जो इस किस्म के एसेस होते हैं उनकी आउटलाइन जब भी आप बना रहे होते हैं तो वो आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से शुरू होते हैं, फिर मेन बॉडी के जो पैराग्राफ्स आपने डेवलप करने होते हैं वो बनाते हैं और अल्टीमेटली फिर आप उसको कंक्लूड कर देते हैं। ऐसे चीज़ों के ऊपर आप जनाब ना थीसिस स्टेटमेंट बनाते ही नहीं हैं। सो इसका मतलब ये है कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली किसी भी ऐसे का कोई इनएविटेबल कंपोनेंट नहीं है। हाँ, अगर बना दी जाए और इसकी डोमेन को सेट कर दिया जाए तो एग्जामिनर को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तक आसानियाँ हो सकती हैं। हाँ, अगर आप उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप रॉन्ग आइडिया दे देते हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर तो वो आपके ऐसे को फेल होने से में काफ़ी हद तक मदद भी करता है कि जी आपने जो इशू है उसको प्रॉपरली समझा ही नहीं और आपकी जो अप्रोच है वो उस इशू के बिल्कुल इनकम्पैटिबल है और आपने एक थीसिस स्टेटमेंट भी अपनी ही अप्रोच के मुताबिक लिख दिया जो कि उस ऐसे की बनती ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपकी थीसिस स्टेटमेंट से ही एग्जामिनर को अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब ये इधर उधर की गप्पें छोड़ने की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल आर्ट ऑफ पीस ऐसे आया और उसके अंदर लोगों ने इंटरनेशनल थेरीज़ को ऐड करना शुरू कर दिया जबकि वो एक लिटरेरी टॉपिक था। तो अब उसकी जब वो थीसिस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो वो अल्टीमेटली इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, लड़ाइयों को, जंगों को फिर किस तरीके से जनाब ना हम कम कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक वेज, इस तरह की बातें जब वो डालेंगे तो एग्जामिनर को अल्टीमेटली आइडिया हो जाएगा कि ये जनाब ना फारग हो गया, ये ऐसे फारग हो गया। तो फिर वो वाला ऐसे काफ़ी हद तक लोगों का फेल भी हुआ इस वजह से। ये बड़े मसाइल हैं। थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल डिसाइसिव रोल, बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, मगर असल में थीसिस स्टेटमेंट का बनाना जो है ना वो एक अपने तौर पे आर्ट है। और इसके लिए सबसे अहम बात आपको इशू की आइडेंटिफिकेशन और अल्टीमेटली उसके मुताबिक आपकी अप्रोच ये सिर्फ जाहिर करना है। इसके अलावा जब भी इंसान कभी भी अपने ऐसे के अंदर कोई गप छोड़ने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली उसको इसका नुकसान ही होगा, वो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अब आपके सामने कुछ ना एग्जांपल्स रखता हूँ कि कुछ जनाब ना लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं। मैंने आपको बताया है कि लिटरेरी टॉपिक्स की थीसिस स्टेटमेंट नहीं बनती। जब भी आप जनाब कोई भी लिटरेरी जो टॉपिक है, जैसे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ रिट मैंने बताया था आपको, व्हेन द वर्ड थ्रोज यू इन लेमन मेक लेमनेड, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जब आपको इस तरह के टॉपिक्स दिए जाएं तो इनकी लिटरेरी टच होने की वजह से थीसिस स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट जनाब ना जाएं इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन को बड़ा इंप्रेसिव और लिक्रेटिव किस्म का लिखें और अल्टीमेटली आगे चलना शुरू हो जाएं। फिर जनाब ना आपके पास एक दूसरी एग्जांपल है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बाद क्लाइमेट चेंज बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अलामी किस्म का इशू है। आपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ यही लिखना है कि जी क्लाइमेट चेंज जो भी ऐसे आए इसका जो उसकी डोमेन सेट हो। आपने बेसिकली क्लाइमेट चेंज के इशू को आइडेंटिफाई कर लिया कि वाकई ये इशू है। अब आपने बताना है कि यार जब ये इशू है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी मैनिफेस्टेशंस आपको दुनिया के अंदर मिल रही हैं। अब अगर आप इसको कम करने के लिए कोई रेमेडियल मेजर्स तैयार करते हैं तो पूरी दुनिया इससे सेव हो सकती है। अब ना तो इसके अंदर आपने को बताया कि कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी है, ना आपने बताया कि किस किस्म की मैनिफेस्टेशन, आपने बता दिया कि जी ये इशू है, इससे ये बिल्कुल इनएविटेबली ज़ाहिर हो रहा है और हमें इसके लिए रेमेडियल मेजर्स करनी चाहिए, तो आपकी ये थीसिस स्टेटमेंट एक बन जाएगी।
वुमेन एम्पावरमेंट को ले लें। वुमेन एम्पावरमेंट दुनिया में इस वक्त बहुत बहुत बड़ा इशू चल रहा है जी, पाकिस्तान के अंदर भी इशू है। आपने बताना है अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कि वुमेन एम्पावरमेंट वाकई पूरी दुनिया का इशू है, लोग इसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। हाँ जी, इसकी बहुत ज़्यादा जनाब ना एग्जांपल्स हमारे माशरे में भी और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम वुमेन को एम्पावर कर दें तो पूरी सोसाइटी के लिए उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो एस्पेक्ट्स हैं वो सामने आ सकते हैं। ये आपकी एक थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर जनाब कोई गप्पे छोड़ना शुरू कर दें या इस इशू को आइडेंटिफाई कर लें कि इसकी ये वाली रीज़न भी है, इसका ये वाला फ़ायदा भी होना शुरू हो जाएगा, ये वाला भी होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसको कोई सेटिंग नहीं बनेगी। आप जेनेरिक किस्म की एक थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे और जितनी जेनेरिक किस्म की थीसिस स्टेटमेंट होगी वो आपके ऐसे की डोमेन को सेट कर देगी। एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि बंदा सिंपल है, डायरेक्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, इसने कोई भी इधर उधर की गप नहीं छोड़ी। और जब तक जनाब ना वो आप गप नहीं छोड़ते उस वक्त तक आपका ऐसे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहता है और थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे को बनाने में हेल्प भी करती है। जो फोर्थ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ वो डेमोक्रेसी का ऐसे आ जाए या एजुकेशन का ऐसे आ जाए या गवर्नेंस कैसे आ जाए, तो आपने बेसिकली वो जो भी होगा इशू उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जी डेमोक्रेसी चल रही है या नहीं चल रही है। आप कहें कि चल रही है तो फिर आपको उसका पता लग गया कि जी डेमोक्रेसी ये चल रही है। अगर आपके सामने ये ऐसे है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं चल रही, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि जी क्या हो रहा है और उसके मुताबिक लिखें कि अगर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिस्टम के अंदर मौजूद हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमें डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें उसके लिए कुछ इकदाम की ज़रूरत है। इसी तरह एजुकेशन है कि एजुकेशन पूरी दुनिया के लिए बड़ी ज़रूरी है। हमारे मुल्क के अंदर जो एजुकेशन है उसके अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, अगर हम उसको सही कर लें तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हो सकता है। गवर्नेंस पूरी एक जड़ होती है जनाब, उसी तरह अगर हम उसको उसके मसाइल को ठीक कर लें तो हमारे लिए ये हो सकता है जनाब। ये सिंपल किस्म की जनाब ना आपने एक थीसिस स्टेटमेंट बनानी है जो डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मसला उस वक्त बनता है जब हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट को कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि उसमें और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से उसकी जो डोमेन है ना वो रहती ही नहीं है। सो बेसिकली जो इंग्लिश एसे के अंदर जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आपकी अप्रोच को सेट करने के लिए है कि आपने क्या जो इशू दिया है क्या उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, और अगर आपने उस इशू को आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर आपकी उस इशू के ऊपर क्या क्या अप्रोच है, आपकी क्या ओपिनियन है। तो अल्टीमेटली आपकी ओपिनियन जनाब उसको ऐसे के अंदर पता लग जाएगी। अगर आपने समझ लिया है ऐसे तो उसको थीसिस स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ही गप्पे लगाना छोड़ दी हैं या जनाब उसके अंदर कोई रिलेवेंट डाटा लिख दिया तो उसको फेल करने में कोई भी नहीं रोक सकेगा। थैंक यू सो मच।